जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूके पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस की। और ये पेपर आज ही कंडक्ट हुआ है। बहुत शानदार सवाल है और काफ़ी कुछ पीवाईक्यूज़ का रिपीटेशन है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज आपको आइडिया लगेगा कि स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। और काफ़ी ज़्यादा लिंकेज है, मतलब आप देखो अभी एक ऐसा ट्रेंड है कि बाकी स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कॉन्सेप्ट वाइज कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो वो इस वीडियो से भी प्रूव हो जाएगा। और आपको करना क्या है कि वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है, ताकि आप आइडिया लगा पाओ कि आपकी एक्यूरेसी कितनी बन रही है। तो ये पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री का हमने पहले लिया है। रामचरित है, नवसह संकचरित है, कुमार पाल चरित है और विक्रम देव चरित है। ये चार बुक के नाम हैं जिन चारों में चरित आ रहा है। तो इनके साथ ही ये बायोग्राफीज़ हैं। बायोग्राफीज़ आप जानते हो क्या होते हैं, इनके ऑथर आपको बताना है। पद्मगुप्त, हेमचंद्र, संध्याकर नंदी और बिल्हण। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था यूके पीसीएस में कि संध्याकर नंदी ने कौन सी बुक लिखी है। और हमने भी बुक्स एंड ऑथर्स वाली वीडियो में, जो कि बैच में भी है और इसके अलावा हमने उस वीडियो को यूट्यूब पे भी पोस्ट किया था, तो उसमें भी कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, रामचरितम। देखिए, रामचरितमानस अलग बुक है। रामचरितमानस जो है ये लिखी गई है, रामचरितमानस जो है ये लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा, राइट। बट जो रामचरितम है ये लिखा है संध्याकर नंदी ने। तो ये पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। इसके बाद जो ये कह रहे हैं कि सीएपीएफ में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, आप देखो इसमें इन्होंने पूछा था चार बुक्स के नाम के साथ मैच करना था ऑथर को। क्या थे इसमें जो ऑप्शंस, सोमदेव, कथा सरित सागर, अश्वघोष बुद्ध चरित, बिल्हण विक्रम देव चरित और कालिदास वासवदत्ता। उम्मीद है आपने इसे अटेम्प्ट किया होगा। इसमें पहला जो कह रहे हैं सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी है, ये बात सच है। और दूसरा जो कह रहे हैं अश्वघोष बुद्ध चरित, देखिए अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, ये भी सही है। बिल्हण ने विक्रम देव चरित लिखा, ये भी सही है। लेकिन कालिदास ने वासवदत्ता नहीं लिखी है, वासवदत्ता सुबंधु ने लिखी है। तो इस तरह से ये चौथा हो जाता है गलत। और हमें पूछा गया कौन सा नॉट करेक्टली मैच है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। समझ आ रही बात। तो बाकी के आप देखो ऑप्शंस में से, अगर हमें ये पता है कि बिल्हण ने विक्रम देव चरित लिखी है, तो ये जो क्वेश्चन है अगर हमें पता है बिल्हण ने विक्रम देव चरित लिखी है, तो डी जाएगा 4 के साथ। अगर डी 4 के साथ जाएगा तो आंसर आ गया। समझ आ रही है जो अप्रोच मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो। तो बस यही है कि आप पीवाईक्यूज अच्छे से करें और उनके ऑप्शंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकंड कर सकते हो। और ऐसा नहीं सिर्फ इस पेपर की बात है, हर पेपर में ये पूछे ही जाते हैं। तो उसके बाद अगर बाकी की हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो मैंने आपको बता दिया रामचरितम जो है संध्याकर नंदी ने लिखी है और ये डेडिकेटेड थी उनके किंग को, जिनका नाम था रामपाल। रामपाल थे पाल डायनेस्टी के। और इनमें संध्याकर नंदी ने खुद को वाल्मीकि के रूप में डेपिक्ट किया है और अपने राजा को राम के रूप में। और इसके बाद जो ऑप्शन है बाकी के, नव संगचरित, इसका आप देखो इसके अकॉर्डिंग तो बी का 1 के साथ मैच है, यानी पद्मगुप्त ने लिखी है। और कुमार पाल चरित जो है ये हम देख पा रहे हैं C2 के साथ है, यानी हेमचंद ने लिखी है। हेमचंद्र का भी नाम काफ़ी फेमस है खास तौर से ऑथर में। और विक्रम देव चरितम बिल्हण ने लिखी है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, बिल्हण को कल्हण से कंफ्यूज नहीं करना है। और ये मैंने बहुत बार पढ़ाया है, इतनी बार ये पूछा गया है ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने कम से कम 8 से 10 बार इसे पढ़ाया है। विक्रम देव चरितम बिल्हण ने लिखी है, कल्हण अलग है, दोनों कश्मीरी पोएट हैं और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। बिल्हण 11वीं सेंचुरी के पोएट हैं और कल्हण जो है 12वीं सेंचुरी के पोएट हैं। आप जानती हो कल्हण ने कौन सी बुक लिखी है, बताने की भी नीड नहीं है। कल्हण ने लिखी है राज तरंगिनी, ठीक है, राज तरंगिनी, जो कश्मीर के राजाओं के इतिहास से जुड़ी हुई 12वीं सेंचुरी की बुक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी के ऑप्शंस मैं आपको प्रिपेयर करवा देता हूँ। देखिए, विक्रम देव चरितम लिखी है बिल्हण ने। और संदेश रसक जो है ये कोई खास ऐसे नहीं है। अमुक्त मालदे आपको पता होगा कृष्णदेव राय ने लिखी है। तो ये हो गया। और कृष्णदेव राय ने ये बुक किसमें लिखी है, तेलुगु में। डायरेक्ट पूछते हैं पेपर में कि अमुक्त मालदे किस भाषा में लिखी गई है, तेलुगु में लिखी गई है, संस्कृत में नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालदे किस में लिखी है, तेलुगु में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। पहला कह रहा है मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी अशोक के जो भी लेख है वो ज्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। दूसरा कह रहे हैं जो मानसेहरा और सहबाजगढ़ी के इंस्क्रिप्शन है ये प्राकृत लैंग्वेज और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है। आप याद करिए, मैंने इंस्क्रिप्शन पर अलग से एक वीडियो बनाई है जो दोनों जगह पे
आई गेस ये वीडियो यूट्यूब पे भी पोस्टेड है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन था सीडीएस में, अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ मान सेहरा एंड शहबाज गढ़ी आर रिटेन इन। तो ये उसी टाइम पे मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जो अशोक के अभिलेख हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में हैं वो मोस्टली आपको प्राकृत में देखने को मिलेंगे, राइट। बट जब हम वेस्टर्न साइड जाते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज भी बदल गई है और स्क्रिप्ट भी बदल गया है। देखिए जो स्क्रिप्ट होती है ब्राह्मी वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जैसे हिंदी या संस्कृत हम लिखते हैं। बट जो खरोष्ठी है ना वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे उर्दू को लिखा जाता है उसी तरह से लिखी जाती है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। और इसके साथ हम जाएंगे खरोष्ठी और अरमेइक लैंग्वेज के साथ। प्राकृत नहीं होगा कभी भी, अरमेइक होगा। और ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, देखो इनफैक्ट लूसेंट वगैरह में भी है, एनसीईआरटी में भी है। मान सेहरा और शहबाज गढ़ी दोनों पाकिस्तान में है और इसमें जो इंस्क्रिप्शन है वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है खरोष्ठी वाली। इसी तरह से हम कांधार में देखते हैं कि सरेकुना वाले इंस्क्रिप्शन में कि ग्रीक और अरमेइक स्क्रिप्ट का यूज हुआ है, तो ग्रीक भी शामिल है अशोक के अभिलेख में। तो ये मैंने आपको बता दिया था और ये सीबीआई के पेपर में भी पूछा गया था। कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, तो एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है जो भी यूट्यूब पे मैंने पोस्ट किया है, खास तौर से इन टॉपिक्स के अंदर। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पे प्राकृत तो कभी नहीं होगा, तो प्राकृत हम हटा देंगे। और जो पहला कह रहे हैं ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में है, ये बात सही है। बट मान सेहरा और शहबाज गढ़ी में तो प्राकृत में नहीं है ना, तो आंसर इज ऑप्शन है ओनली 1। तो कुछ मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ, तभी फायदा भी है वीडियो का। क्वेश्चन तो आप खुद से लगा सकते हो ना, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पेज है। इसमें मैंने पहला ही क्वेश्चन करवाया था कि किस राजा को डिस्क्राइब किया गया है कि इंस्क्रिप्शन में सुप्रीम बीइंग के रूप में, कि ये तो अच्छाई के प्रोस्पेरिटी को लाने वाले हैं और जो खराब चीज़ें उनको ख़त्म करने वाले हैं। सीआईएसएफ के पेपर में पूछा गया था और इसका जो सही आंसर समुद्रगुप्त है। देखिए समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब वही होता है जो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। उसमें बहुत सारा एग्जिग्रेशन है, टू बी ऑनेस्ट। आप देखो इसमें इन्होंने क्या बताया, ये बिना किसी एंटागोनिस्ट के यानी बिना कोई दुश्मन के हैं, इनके पास बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे हजारों गुड एक्शंस इन्होंने किए हैं और जो भी राजा जो भी उनके बुराई के साथ है उनको सबको ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम बीइंग है, प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड। तो यहीं से स्टेटमेंट लिफ्ट किया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो एनसीईआरटी से ही स्टेटमेंट मोस्टली लिफ्ट किए जाते हैं। और इसके बाद फिर भी वही बता रहे हैं कि इनमें ह्यूमिलिटी है, कंपैशन है, बहुत सारी हज़ारों के ये 100,000 ऑफ काउज के गिवन हैं। और इसके अलावा उनका माइंड सेरेमोनियल इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ मेजरेबल, यानी जिनको दुख तकलीफ है उनके ख़त्म करते हैं। मतलब भगवान जैसा बिहेवियर है इनका कुल मिला करके, जो भी उनके दरबारी कवि ने लिखा है। अब कोई भी दरबारी कवि अपने राजा के बारे में बुराई तो नहीं लिखेगा। सो आंसर इज ऑप्शन सी। और ये लिखा किसने है, ठीक है, ये लिखा किसने है, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। नाम है इनका, क्या नाम है इनका, जस्ट अ सेकेंड। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम है हरिसेन, ठीक है, हरिसेन। और ये लिखा गया संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये मोटी बातें आपको पता होना चाहिए। और इसमें नाम क्या है इसका, तो इलाहाबाद या फिर प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं। Who among the following ancient Indian king was praised in glowing terms in प्रयाग प्रशस्ति। तो आप देखो अब सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीडीएस में ही पूछा गया कि कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है प्रयाग प्रशस्ति का। तो ये आप उसी वीडियो से कवर कर लीजिए। अभी मैं आपको ब्रीफली इंस्क्रिप्शन के बारे में रिवाइज करवाऊंगा। फिर देखो आप इसमें इन्होंने पूछा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर अटेम्प्ट करिए। ये सीएपीएफ में पूछा गया था। पहला कह रहे हैं कि ब्राह्मी जो है ये बहुत सारे अशोक के इंस्क्रिप्शन में लिखा गया और इनमें लोकल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और दूसरा कह रहे हैं जो सिस्टम है हायरोग्लाइफिक राइटिंग का, ये एंशिएंट मेसोपोटामिया में शुरू हुआ और जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग है ये 3rd मिलेनियम बीसी में इजिप्ट में शुरू हुआ। और एंशिएंट स्क्रिप्ट जो खरोष्ठी है ये सदर्न पार्ट में लिखी गई इंडिया के। तो आप जानते ही हो कि जो खरोष्ठी है वो इंडिया के सदर्न पार्ट में नहीं लिखी गई है, बल्कि ये हम देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट या यूँ कहें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में देखने को मिल रही है। तो ये तो गलत हो जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन, अच्छा गलत नहीं पूछा इन्होंने, सही पूछा है। तो ये तो गलत है। पहला कह रहा है ब्राह्मी को यूज किया गया लोकल वेरिएशन के साथ, ये सही है, ठीक है। और दूसरा जो कह रहा है ना कि सिस्टम ऑफ हायरोग्लाइफिक राइटिंग, ये गलत है। और चौथा भी गलत है। आंसर इसका ऑप्शन है। मैं आपको बता देता हूँ कि हायरोग्लाइफिक और कूनीफॉर्म में क्या डिफरेंस है। देखिए जो कूनीफॉर्म होते हैं ना ये आपके मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और जो हायरोग्लाइफिक है ये इजिप्ट से स्टार्ट हुए हैं। तो यही बात इन्होंने स्वैप कर दी है, यानी बी और सी को बदल दिया है आपस में, तो दोनों गलत हो गया और डी तो गलत ही था।
तो और डिफरेंस क्या है, तो देखो मैं आपको मेजरली बताता हूँ। जो कूनिफॉर्म राइटिंग होती है, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। जो कूनिफॉर्म राइटिंग होती है ये क्ले टेबलेट में लिखे जाते हैं, यानी मिट्टी का इस तरह से एक स्लेट के जैसा बनाया जाता है और इसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और जो हायरोग्लाइफिक होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, तो वो पत्थर वगैरह होते हैं और पत्थर में ब्रश का यूज करके, स्टोन वगैरह या फिर बाकी चीज़ों का यूज करके कार्विंग की जाती है, ठीक है, खुदाई करके लिखा जाता है इंस्क्रिप्शन की तरह। तो ये डिफरेंस है हायरोग्लाफिक और कूनिफॉर्म में। तो आप समझ गए हो कूनिफॉर्म से कहीं ज़्यादा बेटर है हायरोग्लाइफिक, बिकॉज वो कई हज़ारों साल तक रह जाएगा क्योंकि पत्थर में लिखा गया है। तो जो हायरोग्लाइफिक है वो इजिप्शियन ने शुरू किया, और जो कूनिफॉर्म है ये काफ़ी पहले से चल रहा था और ये मेसोपोटामिया ने शुरू किया है। और आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामियन की है, तो उस टाइम पे चीज़ें उतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो क्ले में लिखते थे। समझ आ गई बात आपको अच्छे से? तो ये दोनों हो गया गलत। अगला देखिए, फिर ये यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं प्रॉपर तरीके से कि कौन से साइट कहाँ से एसोसिएटेड हैं, देन इंस्क्रिप्शन वगैरह में कई सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी फैक्चुअल हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम से। अब देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है ना इंस्क्रिप्शन, जो हर साल आपको देखने को मिल ही जाता है पेपर में, तो इस वजह से हमने इस पर अलग से वीडियो बना दी है। तो उम्मीद है आप इसको यूटिलाइज जरूर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये आपको याद होगा हमने 70th बीपीएससी री एग्ज़ाम की एनालिसिस की थी, जो कि 4 जनवरी को पेपर हुआ था, उसकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस की खास तौर से। तो इनमें क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखा, शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने। और इसी के टाइम पे मैंने आपको काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ करवाई थी अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो ने पहला ये क्वेश्चन था कि वो मुग़ल एम्पायर हुमायूं अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे। ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है, वो तो बहुत पुराने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थे ना। और इन्होंने कवाली वगैरह को ब्लेंड किया है पहला, और उसके बाद जो कह रहे हैं कि सबाकाए हिंद जो कि एक पर्शियन पोइट्री का न्यू स्टाइल है, ये भी इन्होंने क्रिएट किया है। तो ये बातें सही थी। और इसके बाद ये क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था अमीर खुसरो के बुक्स के बारे में। तो उसी टाइम पे मैंने आपको बताया कि अमीर खुसरो बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्पररी हैं। इन्हें तूतई हिंद कहते हैं क्योंकि लैंग्वेज वगैरह में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और कवाली के फाउंडर हैं और बुक्स हैं इनकी खज़ानुल फुतूह, नूह सिपीर, आशिका और तुगलकनामा। हर वीडियो में मैंने आपको ये ऑलमोस्ट रिवाइज करवाया है। ये पहले भी जब हमने JKPCS का पेपर भी डिस्कस किया था, उस टाइम भी मैंने आपको ये रिवाइज करवाया था। तो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, सिर्फ इतने से तो नहीं सॉल्व हो रहा है, बट हाँ फिर भी देखते हैं। तो खज़ानुल फुतूह और नूह सिपीर, ये 2 बुक्स तो हैं ही फॉर श्योर। तो ये ऑप्शन तो गया क्योंकि 1, 2 नहीं है, और ये ऑप्शन भी हट गया। तो हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ A और D। तो इसमें जो किरान उस सदैन है ये भी शामिल है। सो आंसर इज ऑप्शन D, ठीक है। तो चारों ही बुक्स अमीर खुसरो ने लिखी है। तो इवन तो ये क्वेश्चन टफ है, फिर भी आप देखो 50% आपने एलिमिनेट कर लिया सिर्फ फ्री वाले वीडियो से, ठीक है। आप सिर्फ यूट्यूब को भी अच्छे से कवर कर रहे हो, तो आपका काम काफ़ी अच्छे से बन पा रहा है। और बैच अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको फोकस तरीके से कंटेंट मिल ही जा रहा है एक जगह पे। अगला देखिए, दीवाने अमीर कोही टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो सेपरेट डिपार्टमेंट किन्होंने फाउंड किया, दीवाने अमीर कोही। अब देखिए मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो दी थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, जो हमने बैच में कवर की। ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत की एक कंप्लीट फाइल थी जिसमें हमने चोलास से डिस्कशन स्टार्ट किया। और इसमें जो टॉपिक ये पूछ रहे हैं अमीर कोही वाला, ये हमने 4 से 5 बार डिस्कस किया है। जैसे सबसे पहले ये पूछा गया था सिविल सर्विसेज 2001 में कि कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। तो इसमें करेक्टली मैच ऑप्शन A है, यानी दीवाने बंदगानी तुगलक ने स्टार्ट करा है। बट इसमें जो दीवाने कोही कह रहे हैं ये भी गलत है, ठीक है। बाकी तीनों ही गलत है इनमें से, और ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था उस टाइम पे भी। और इसके बाद आप देखो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ये टैक्सेशन इन दोआब, टोकन करेंसी। तो जब भी हम तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, खासतौर से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि इन्हें वाइज फूल कहते हैं, ठीक है। यानी ये एक ऐसा राजा है जो पढ़ा लिखा है बट मूर्ख है, ठीक है। और इनमें पहली इसकी गलती थी, कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया इसने, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया। और देवगिरी को अपनी सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था, ताकि साउथ इंडिया में यहाँ पे देवगिरी, तो बेटर कंट्रोल करने के लिए। तो 1327 में क्या होता है कि बहुत तैयारियां ये करता है और कहता है कि चलो दिल्ली से देवगिरी चलते हैं। और उसके बाद इन्हें रीनेम भी कर दिया गया दौलताबाद के नाम से। और ये बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट की गई, तो इससे बहुत ही बुरा असर पड़ा दिल्ली के पॉपुलेशन में। और जो डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो बहुत लोग इतनी लंबी थकान से, रैगोरस जर्नी से ही बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। और 2 साल के बाद क्या होता है, सुल्तान दौलताबाद को अबेंडन कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये उतना आसान है नहीं जितना सोचा गया था। तो ये पहली गलती है।
दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो गलती थी वो बिल्कुल ब्लंडर था, टोकन करेंसी। अब जानते हो कि टोकन करेंसी के नाम पे क्या हुआ, बेसिकली इन्होंने ना कॉपी करने की कोशिश करी। देखिए जब भी इंसान कॉपी करता है बिना कुछ सोचे समझे तो गलतियां करता ही है। तो कुबलई खान नाम के एक राजा थे, उन्होंने पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया चाइना में। तो इसी हिसाब से इसे लगा कि हम भी कॉपर कॉइन को इशू कर देते हैं और जो कि सिल्वर के इक्वल होगा। अब आप खुद ही सोचो ना, ये दो अलग अलग मेटेलिक वैल्यू की चीज़ है, अगर आप इनको एट पार में इशू कर दोगे तो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हुआ भी यही, न्यू कॉइन वगैरह फोर्ज होने लग गए। और इसके बाद क्या हुआ, गोल्ड स्मिथ ने बिल्कुल टोकन करेंसी की स्मगलिंग स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे जो न्यू कॉइन्स है वो मार्केट में नहीं एक्सेप्ट किए जाने लगे। तो फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने इसके सर्कुलेशन को रोक दिया। अब सर्कुलेशन को रोका तो ये देखो, बर्नी बहुत बड़े हिस्टोरियन थे उस टाइम पे, उन्होंने बताया कि जब रोड साइड में आप चलोगे तो तुगलकाबाद में आप देखोगे बिल्कुल ढेर लगे हुए हैं कॉपर कॉइन्स के। तो ये भी फेल्योर था, ये दूसरी गलती थी। तीसरा देखो, दोआब वाले रीजन में टैक्स लगा दिया। दोआब मतलब वही है गंगा और यमुना वाले जो रीजन है उनके आसपास वाले एरियाज़ में, वहाँ पे कहा इन्होंने किसानों से कि आपसे हम ज़्यादा टैक्स लेंगे, ताकि क्यों, हालांकि इसने सही सोच करके लगाया था, वो सोच रहा था ज़्यादा पैसे आएंगे तो एग्रीकल्चर में और अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे हम, बट बहुत ही बुरे तरीके से टैक्सेशन लिया गया। तो इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ किसानों को। ठीक है, तो थर्ड ब्लंडर है इसका। चौथा ब्लंडर था एग्रीकल्चर रिफॉर्म। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेने के नाम पे इसने दीवाने को ही स्टार्ट करा, और दीवाने को ही में क्या करा इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें मतलब सही तरीके से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, लेकिन वही है टैक्स वगैरह ज़्यादा लगा दिए गए तो वो भी एक्सपेरिमेंट चला नहीं, वो भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तकवी लोन स्टार्ट किया था इसने, याद रखिएगा नाम, ये पूछते हैं। तकवी लोन मतलब वही है, अगर किसी को सीड वगैरह चाहिए और एग्रीकल्चर में कोई हेल्प चाहिए तो वो लोन वगैरह ले सकते हैं। तो ये लोन वगैरह भी स्टार्ट किया गया था। इसके बाद रेबेलियंस काफ़ी हो गए तो इसके लिए भी बहुत हार्श मेजर लिए गए। जैसे हसन शाह नाम के एक राजा थे, इन्होंने रेबेलियन स्टार्ट करा तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई काफ़ी ज़्यादा उसे रोकने में। और इसके आप जानते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही विजयनगर किंगडम फाउंड होता है 1336 में, और इसके बाद 1347 में बहमनी किंगडम इस्टेब्लिश होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए बहमनी किंगडम के फाउंडर का नाम क्या था। देखिए आप इंटरेक्ट करेंगे तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहमनी किंगडम के फाउंडर का नाम आप कमेंट करिएगा। और इसमें वही कह रहे हैं कि इन्हीं के टाइम पे आप देखो कि लोकल रेबेलियन स्टार्ट हो गया है, और जो लोकल रूलर्स हैं उन्होंने भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर दी है। तो ये ब्लंडर था। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि बर्नी के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, यानी ये विरोधाभासों का समीकरण है, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। तो इसी वजह से डिक्लाइन भी स्टार्ट हो गया तुगलक डायनेस्टी का। इसके बाद फिरोज तुगलक आते हैं। तो मैंने कई जगहों पे आपको खास तौर से इस नाम के साथ बताया कि दीवाने कोही के इस्टेब्लिशमेंट किन्होंने करी। ठीक है, आप देखो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट थे। दीवाने अमीर कोही था, और ये अलग से मैंने टेबल भी बना करके बताया हुआ है, बिल्कुल टर्म्स के साथ, इक्ता क्या है, सिख क्या है, परगना क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था सल्तनत पीरियड में। उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कुछ माइनर डिपार्टमेंट में भी थे जिनमें दीवाने अमीर कोही का नाम आता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। और अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टीवेशन में ये लाना चाहते थे इसके सपोर्ट से। तो ये पूछते हैं कौन सा डिपार्टमेंट था, तो दीवाने अमीर कोही कौन सा डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, ध्यान रखिएगा। और दीवाने मुस्तकराज भी रिवाइज कर लीजिए, ये क्या था। देखिए उस टाइम पे जो एरियर्स है ना, यानी जो जिन्होंने उधारी ली है उनको चुकाने के लिए, उनसे पैसे वसूलने के लिए डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक दीवाने वकूफ़ था जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। और मजुमदार, बाकी टर्म्स आप जानते हो, मजुमदार का मतलब है जो लोन वगैरह और जो बैलेंसेज ट्रेजरी के मैनेज करने का काम करते हैं। और मुस्तफ़े मुमालिक था जो कि ऑडिटर जनरल थे, और मुशर्रफ मुमालिक जो अकाउंटेंट जनरल होते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल पूछ रहा है कि दीवाने अमीर कोही किसने इस्टेब्लिश करा, तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो बैच में मैंने आपको भक्ति और सूफी मूवमेंट पढ़ाया है। भक्ति मूवमेंट को मैंने एज अ डेमो यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दिया था, और सूफी मूवमेंट नहीं पोस्ट किया था मैंने, ऑब्वियसली ये बैच का पार्ट है। तो इसमें मैंने आपको कहा था अगर आप इनको कवर कर लेते हो, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी भी कवर की है और पीवाईक्यूज को एक्सटेंसिवली कवर किया है, तो इसके अलावा और कुछ करने की नीड नहीं थी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ें थी इसमें। ये जो क्वेश्चन है ना, आप देखो पहले इन्होंने एनसीईआरटी में बताया मेजर टीचर कौन थे चिश्ती सिलसिला के, वहाँ भी इन्होंने बताया शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली। देन इसके बाद अगेन इन्होंने प्रॉपर बॉक्स में समझाया है, और ये सारी चीज़ें मैंने लाइन बाय लाइन डिस्कस की हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो श्राइन ऑफ नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली, उसमें इन्होंने जो बाकी बातें बताई थी। देन इसके बाद यहाँ आप देखो ये सूफीज़म की प्रॉपर नोट्स है जो मैंने टाइप की हैं। इसमें चिश्ती सिलसिला के टाइम पे भी मैंने बताया कि चिश्ती सिलसिला के नोटेबल फिगर्स कौन कौन से थे। तो बाबा फरीद जी का नाम आता है, निज़ामुद्दीन औलिया हैं,
नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी हैं, सारे फेमस नाम हैं। बाबा फरीद जी का नाम तो काफ़ी फेमस है चिश्ती सिलसिला में। और निज़ामुद्दीन औलिया तो आप जानते ही हो, हनोज दिल्ली दूरस्त। और इसमें क्वेश्चन में भी आप देखो बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शंस में रहते हैं चिरागे दहलवी में नासिरुद्दीन जी का नाम। और यहाँ भी आप देखो बाद में भी इन्होंने पूछा था सिविल सर्विसेज में भी कि शेख नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी वाज अ डिसाइपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो कुल मिला करके बार बार रिपीटेशन से याद रह जाता है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में जो हमें कवर करना है, यूके पीसीएस का पेपर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये है वो। और चिरागे दहली आप समझ गए, नासिरुद्दीन का नाम है, नासिरुद्दीन महमूद का। सो आंसर इज ऑप्शन बी, बाकी तो गलत है साफ तौर से। अगला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये तो सभी जानते हैं, पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, देन इसके बाद खानवा का युद्ध होता है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है, और इसका घाघरा का, ठीक है, घाघरा का। तो इसमें से क्या सही है? तो 1 आएगा पहले पानीपत, देन इसके बाद खानवा यानी 2, फिर चंदेरी, और फिर आएगा घाघरा, यानी 1 2 4 3। सुपर इजी। अगला क्वेश्चन था, हु वर द फेमस पेंटर एट जहांगीर कोर्ट। ऑप्शन है बसावन, मनोहर, बिशुनदास और मंसूर। ये क्वेश्चन आपका अगर गलत हो रहा है दैट मीन्स आपने रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि मुगल पेंटिंग पे अलग से मैंने वीडियो बनाई है। अब देखिए फ़ायदा क्या होता है ना, अब आप सोचोगे मैं तो हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ अलग से वीडियो बनाइए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीवाईक्यूज को एनालाइज करके टॉपिक सेग्रीगेट किया है। जैसे इंस्क्रिप्शन पे कोई चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में या किसी बुक में, बट मुझे पता है इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने उन सबको कंपाइल करके सही तरीके से कवर कर लिया। इसी तरह से हमने बाकी चीज़ों के साथ किया, जैसे इंस्क्रिप्शन के अलावा जो कॉइन्स हो गए, या बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, या फिर इसके अलावा ये जो टॉपिक है मुगल पेंटिंग हो गई। इस तरह से थीम में डिवाइड कर दिया हमने इन टॉपिक्स को। तो मुगल पेंटिंग वाली वीडियो में मैंने एक ही पेज में सारी चीज़ें कंपाइल कर दी थी। बाबर के टाइम पे आप जानते हो बिहजाद आते हैं, बिहजाद बहुत फेमस पेंटर रहता है, और बिहजाद स्कूल को आगे कंटिन्यू किया जाता है हुमायूं के टाइम पे, ठीक है। और हुमायूं के टाइम पे पेंटर जो 2 फेमस होते हैं जो कि पर्सिया से आते हैं, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ठीक है। 2 बहुत फेमस नाम है हुमायूं के टाइम के, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। देन अकबर के टाइम पे कौन कौन है? तो देखिए फारूक बेग है, दसवंत है, बसावन है, मंसूर है और गोवर्धन है। ये 5 नाम है, जिसमें दसवंत और बसावन ये 2 बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जहांगीर के टाइम पे हम देखते हैं मौलाना दोस्त मुसाविर है, मौलाना यूसुफ है, उस्ताद मंसूर है, अक्का रिजा है, अबुल हसन है, मंसूर है, बीसन दास है, मनोहर है, गोवर्धन है, बालचंद है, दौलत है, मुखलिस है, भीम है और इनायत है। काफ़ी सारे पेंटर है। आप जानते हो जहांगीर के टाइम के जो पेंटिंग है उसे हम जेनिथ कहते हैं, है ना, जेनिथ ऑफ पेंटिंग, कि ये तो बिल्कुल शिखर है पेंटिंग का। और ये अगर नाम आपको याद रखना डिफिकल्ट है तो पीवाईक्यूज से काम आसान हो जाएगा। उस टाइम पे पीवाईक्यूज हमने काफ़ी सारे किए थे। और जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ पीवाईक्यूज अभी कवर करता हूँ। इसमें ये था पहला सवाल। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उस वीडियो को रेफर करिए, उसमें 25-30 क्वेश्चन हमने पेंटिंग के पीवाईक्यूज के किए हैं, तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। आप ये क्वेश्चन पहले अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहे हैं, एचपीएससी का ये क्वेश्चन है, बसावन अकबर, मीर सैयद अली हुमायूं और दसवंत जहांगीर। हमने पढ़ा कि बसावन और जो दसवंत हैं ये दोनों के दोनों जो है ये किनके टाइम पे हैं? दोनों के दोनों अकबर के टाइम पे हैं। तो ये तो सही है बट तीसरा गलत है, ठीक है। बसावन और दसवंत दोनों अकबर के टाइम पे हैं, और मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये 2 हुमायूं के टाइम पे हैं, है ना। तो ये भी सही है, पहला भी दूसरा भी, तीसरा गलत है। दसवंत जहांगीर के टाइम नहीं, अकबर के टाइम पे। तो 2 पेयर सही, आंसर बी होगा। देन अगर आप ये समझ गए कि दसवंत और बसावन जहांगीर के टाइम पे नहीं अकबर के टाइम पे है, तो पहला हो गया गलत। अगर पहला हो गया गलत तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी, 2 और 3। ये आप देखो सारे रिसेंट 2023 में ही पूछा गया ये दोनों क्वेश्चन। तो आप समझ रहे होगे रिपीटेशन का मतलब क्या है। डायरेक्ट फैक्ट नहीं रिपीट होगा, मगर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रिपीट होगा। और मुगल पेंटिंग रीच द क्लाइमेक्स अंडर जहांगीर सबको पता है। औरंगजेब में आप जानते हो इंटरेस्ट काफ़ी कमी थी पेंटिंग में इंटरेस्ट की कमी थी, तो इस वजह से जो अलग अलग पेंटर्स है वो अलग अलग एरियाज में डिस्पर्स हो गए, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं दसवंत और बसावन ये दोनों ही हमने देखा अकबर के टाइम पे हैं, तो 1 तो नहीं होगा। तो अगर 1 नहीं होगा तो ये हट गए, ए, सी और डी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 और 3 और 4। तो इस तरह से सॉल्व हो रहा है ये। तो सिर्फ आपको ये पता है ना कि बसावन और दसवंत दोनों अकबर के टाइम पे, तो यहीं से आप एलिमिनेट कर दोगे, सिर्फ इसे हटाओगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे टफ क्वेश्चन भी विद इन सेकेंड्स हम पीवाईक्यूज की हेल्प से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। मनोहर, बीसन दास और मंसूर ये तीनों जहांगीर के टाइम पे थे।
अगला तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में फाउंड हुआ। दूसरा लाला लाजपत राय जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तीसरा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन SA डांगे जी ने फॉर्म किया 1929 में। पहले ये आप अटेम्प्ट करिए, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप ये देखो कि पहले पूछा गया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में किन्होंने फाउंड किया, तो यहीं से समझ आ रहा है कि 1920 में ये फाउंड हुआ है। तो पहला सही है और ये CDS का ही क्वेश्चन है। तो आप जानते हो बैच में CDS NDA बाकी पेपर सारे डिटेल में कवर्ड हैं। तो ये हो गया इस तरह से सही, और अगर 1 सही है तो 2 ऑप्शन हट गए, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं लाला लाजपत राय फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो आप देखो ये बहुत आदिकाल से पूछा आ रहा है हर एक पेपर में, स्टेट पीसीएस वगैरह में, कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, तो लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। और ये ना बाकी पेपर में भी पूछा गया है, जैसे आप देखो CDS में भी पूछा गया है। हालांकि इसमें इन्होंने पूछा था कौन जुड़े हुए नहीं थे, जिसे हम अभी आगे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि लाला लाजपत राय जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। तो दूसरा भी सही है, और अगर पहला और दूसरा सही है तो ये ऑप्शन हट गया। आंसर क्या है? ऑप्शन A 1 और 2। तो अगर आप सारे स्टेटमेंट्स नहीं भी जान रहे हो, 1-2 भी आपको क्लियर है, तो काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन था CDS का, जिसमें इन्होंने पूछा है खास तौर से कि बताइए फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किन्होंने क्रिएट किया था। तो कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, और ये PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो ये ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है भारत में, और ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये फाउंड कहाँ हुआ? तो बॉम्बे में फाउंड हुआ। कब फाउंड हुआ? तो हमने पढ़ा अभी, ये होता है 1920 में। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ये पूछते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय जी। और इसमें बाकी जो फेमस एसोसिएट्स थे इनके साथ, उनमें नाम आता है जोसेफ बैप्टिस्टा का। इसके अलावा NM जोशी जी होते हैं, नारायण मल्हार जोशी जी, और दीवान चमन लाल हैं, और कुछ अदर मेंबर्स भी होते हैं। ऐसे डांगे जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मेशन से मोस्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा कह रहे हैं ना कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन ऐसे डांगे ने फॉर्म किया, ये भी असल में गलत है, ठीक है। ये गलत है। क्यों गलत है मैं अभी बताने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज ये ऐसे डांगे नहीं NM जोशी ने फॉर्म किया है। तो ये भी एडिशनल जानकारी है, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए। और बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये एक टफ क्वेश्चन है जो CDS में पूछा गया था इसी टॉपिक से। पहला स्टेटमेंट है कि कम्युनिस्ट लेफ्ट द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1931, और दूसरा 1928 तक कम्युनिस्ट जो है वो मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट के साथ काम नहीं कर रहे थे। तो असल में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इसका ऑप्शन A है। दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। 1928 तक कम्युनिस्ट जो है वो मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ रहे थे, इस वजह से ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया था इन्होंने 1931 में। तो कम्युनिस्ट का एजेंडा काफ़ी डिफरेंट हो गया था। तो मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री भी इसकी समझा देता हूँ। देखिए बात कुछ ऐसी है कि जो इनमें टॉपिक्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, इनमें जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ की जो अर्लीस्ट लेबर लीडर हैं उनमें कौन कौन थे, तो शशि प्रदा बैनर्जी थे बंगाल से, देन SS बंगाली थे मुंबई से, और NM लोखंडी जी थे मुंबई से। ये 3 मेजर नाम जुड़े हुए थे। तो ये पेपर में कोई पूछते हैं कि बताइए फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्किंग मेंस क्लब, जो कि 1870 में फाउंड हुआ था बाय शशि प्रदा बैनर्जी। तो ये मैं कुछ फैक्टर्स लिख दे रहा हूँ इसमें, शशि प्रदा बैनर्जी। और इसके बाद फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन वर्कर्स के रूप में NM लोखंडे जी का नाम आता है, और इन्होंने दीन बंधु के नाम से जर्नल भी स्टार्ट किया था। देन 1920 में आप जानते ही हो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश होता है, और ये मॉडरेट जैसे NM जोशी जी और बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर देखने को मिलता है। फर्स्ट सेशन जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, ये मुंबई में हेल्ड होता है। और इनमें फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो लाला लाजपत राय जी थे, और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, तो दीवान चमन लाल थे। तो कई बार सेक्रेटरी के बारे में भी पूछ लेते हैं। ऑलराइट। और इसके बाद जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 1929 में क्या होता है, एक स्प्लिट आ जाता है, ठीक है। और
उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के, आप जानते ही हो। तो 1929 में दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। एक तो रिफॉर्मर्स ग्रुप होता है जो जेनेवा एम्स्टर्डम ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है रेवोल्यूशनरी या फिर मॉस्कोवाइट ग्रुप कहते हैं, जो रेड लेबर यूनियन के साथ अपना एफिलिएशन चाहता है, जुड़ना चाहता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ मॉस्कोवाइट ग्रुप। हालांकि इतना डेप्थ में पूछेंगे नहीं, बट आप पढ़ सकते हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि स्प्लिट हुआ, बस ये ध्यान रखिएगा 1929 में। ठीक है, तो इसी में क्या होता है ना कि इस प्रोटेस्ट के कि ये तो स्प्लिट नहीं होना चाहिए, इस प्रोटेस्ट को लेकर एनएम जोशी जी विड्रू कर लेते हैं। इससे विड्रू करके क्या फॉर्म करते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन को फॉर्म करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन फॉर्म करते हैं 1929 में। और मैं आपको एक काम की बात बताऊं कि इसमें जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं वो वीवी गिरी जी होते हैं। ठीक है, वीवी गिरी जी का नाम आपको अच्छे से पता है। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के उस टाइम पे। और ये कैसे फॉर्म होता है, तो एनएम जोशी जी के द्वारा फॉर्म होता है। ये विड्रू कर लेते हैं बिकॉज स्प्लिट इन्हें नहीं पसंद, नहीं सही लगता है, बिकॉज स्प्लिट से तो काम बिखर जाता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है जिनमें इन्होंने पूछा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो आप जानती है बहुत सारे ये यूके पीसीएस के पेपर वाले क्वेश्चन ही ये रिपीट कर रहे हैं, बट अलग ढंग से रिपीट कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप समझ गए होंगे। इसका आंसर अगर आप देखो, नॉट एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो एनएम जोशी जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, जोसेफ बैप्टिस्ट है, बट वीवी गिरी जी फाउंडेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। बाद में जाकर स्प्लिट होता है, उस टाइम पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनता है एनएम जोशी जी के द्वारा, उस टाइम पे ये जुड़ते हैं वीवी गिरी जी। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में दो ब्रांचेस हैं, कृष्ण और शुक्ल? तो इसका सही आंसर यजुर्वेद है, और ये आसान क्वेश्चन है, हमने भी कवर किया है। इसके अलावा आप देखो तो जम्मू कश्मीर पीसीएस में ही पूछा गया था, और ये सारे पेपर ना कवर्ड हैं ऑलरेडी, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुक्ल और कृष्ण दो ग्रुप में कौन सा डिवाइडेड है, यजुर्वेद। तो अगर आप पीवाईक्यूज करके जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है शुक्ल और कृष्ण ये दो ग्रुप्स में क्यों डिवाइडेड हैं? तो ये मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग एक टाइम पे वैशम पायन नाम के गुरु होते हैं, है ना, और इनसे एक बहुत बड़ा सीन हो जाता है, एक पाप हो जाता है, और इस चीज़ को एक्सपिएट करने के लिए अपने सीन को ये एक नेसेसरी परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसके बाद वैशम पायन जी के जो शिष्य होते हैं, जो डिसाइपल्स होते हैं, उनमें एक याज्ञवल्क्य का नाम होता है। ठीक है, इनका नाम होता है याज्ञवल्क्य। तो ये इन्हें कहते हैं कि आप नेसेसरी चीज़ें परफॉर्म करो। तो ये इसको आर्ग्यू करते हैं कि ये पीनेंस खुद से नहीं कर सकते, तो ये अपने अदर डिसाइपल्स को भी इन चीज़ों के बारे में कह देते हैं। तो इस चीज़ से वैशम पायन जी को गुस्सा आ जाता है, और ये कहते हैं जो भी आपने मुझसे सीखा है, ये इनके गुरु हैं, जो भी आपने मुझसे सीखा है तो वो आप रिटर्न कर दें। तो याज्ञवल्क्य जी ऑब्वियसली अपनी गुरु की बात मानते हैं, और जो भी कुछ इन्होंने सीखा था वो उन्हें एक ब्लैक वोमिट के रूप में, जो कि ब्लड के साथ स्टेन था, वो उन्हें रिटर्न करना चाहते हैं। अब देखिए, वेदास तो सैक्रोसेंक्ट होते हैं, तो वैशम पायन जी नहीं चाहते थे कि ये वोमिट ग्राउंड को हिट करे। तो ये बाकी डिसाइपल से कहते हैं कि आप तितरी का फॉर्म ले लो। तितरी एक तरह के बर्ड होते हैं ये, ठीक है, और इन बर्ड्स को ये कहते हैं कि आप इन वोमिट्स को स्वेलो कर लो ताकि ये जमीन में ना हिट करें। तितरी बर्ड्स ने स्वेलो कर लिया, तो इस वजह से तेतरे कहते हैं। तो यजुर्वेद का ये वर्जन तेतरे के नाम से जाना जाता है, और बहुत ही फेमस उपनिषद है, नाम है तैत्रेय उपनिषद। तो ये यहीं से ये वर्ड निकल करके आया है, और तैत्रेय उपनिषद से ही अतिथि देवो भव लिया गया है। ये भी कभी कभी पूछते हैं, आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए। अतिथि देवो भव मतलब गेस्ट की सुप्रीम इंपॉर्टेंस है, गेस्ट को गॉड का फॉर्म माना गया है। और इसके बाद याज्ञवल्क्य जी सन गॉड के पास जाते हैं, सूर्य देवता से ये रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्हें बाकी यजुर्वेद का पार्ट सिखा देते हैं। तो इस वजह से जो बाकी नाम है वो शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सन गॉड ने रिवील किया है। ठीक है, तो इस तरह से दो पार्ट बन गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सो आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अदर सब्जेक्ट के। और इन वीडियो सीरीज से आपको पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस का आइडिया लग रहा होगा और टॉपिक्स में क्लैरिटी मिल रही होगी। अगर आप समग्र बैच से जुड़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा स्टेट पीसीएस के लिए भी, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज से रिपीटेड हैं, और हमने बैच में एनसीईआरटीज भी कवर किए हैं, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपली व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का यूज़ करके इस नंबर पे टेक्स्ट करना है, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाए और बाकी फीस और बाकी डिटेल्स की भी जानकारी मिल जाए।
धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।